खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश खिलौना उत्पादन का हब बनाएगी योगी सरकार। 3 लाख लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार। कैबिनेट के सामने जल्द ही आ सकती है नई खिलौना नीति। सहकारी भूमि बैंक चुनाव में 3 दशक बाद यादव परिवार का वर्चस्व खत्म। बीजेपी ने 311 में से जीती 281 सीटें। मंगलवार को हुए थे यूपी सहकारी भूमि बैंक के चुनाव। बलिया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष, पथराव में एएसपी समेत कई लोग घायल। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सैकड़ों के खिलाफ केस दर्ज। लखीमपुर खीरी में शव के साथ बर्बरता। मृत महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। मॉर्चरी तक घसीट कर ले गए शव। प्रतापगढ़ में टीकाकरण के बाद 8 महीने के मासूम की मौत। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस ने एएनएम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी प्रयागराज में गंगा विकराल रूप में नदी में समाये कई घाट, कई मंदिर डूबे। बस्ती में सरयू के कटान से लोगों में दहशत। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आज से शुरू होगा यूपी में सीरो सर्वे। जी हां, प्रदेश के 11 जिलों में इसकी शुरुआत होने वाली है और 6 सितंबर तक ये सीरो सर्वे चलने वाले हैं। हर जिले में होगी प्रतिदिन 1080 जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से सीरो सर्वे की शुरुआत होने वाली है और 6 सितंबर तक ये सीरो सर्वे चलेगा। हर जिले में होगी प्रतिदिन 1080 जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, सीरो सर्वे की शुरुआत अब तक बताया जा रहा है कि हो चुकी है आज से, जिसमें लगभग 1000 के पार जांच की जाएगी। प्रदेश के 11 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश के 11 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद यह है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक इसे पूरा किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि जो अधिकांश सीरो सर्वे होते हैं उसमें एंटीबॉडी पता चल जाती है। और इसी के साथ टी-सेट प्रतिक्रियाओं आदि का इन बड़े सीरो सर्वे में अध्ययन नहीं किया जा रहा है। सीरो सर्वे के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच के लिए खून के नमूनों का परीक्षण भी किया जाएगा। तो सीरो सर्वे ये निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण बताया जाता है कि क्या रोग सामुदायिक संचरण और चरण में प्रवेश कर चुका है। ये भी एक बड़ा बताया जा रहा है कि इसमें रिसर्च सामने आया है। तमाम तरीके के खुलासे भी इसमें हो सकते हैं कि ये संक्रमण कहाँ से फैला है, क्या ये सामुदायिक संक्रमण से फैला है। इसका जो टेस्ट है वो भी रैपिड बेसिस पर होगा। प्रदेश के 11 जिलों में इसकी शुरुआत अब तक हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज से सीरो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टेस्टिंग अब बड़े स्तर पर इसमें होगी। 11 जिले इसके
अंदर बताया जा रहा है, जहां पर जांच की जाएगी। अभिषेक हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अभिषेक, सीरो सर्वे की आज से शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने के अभिषेक से। तो आज से शुरू होगा यूपी में सीरो सर्वे, और इसके साथ ही आपको बता दें 11 जिलों में सीरो सर्वे होगा। यूपी के 11 जिलों में सीरो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के 11 जिलों में टेस्टिंग होगी। 6 सितंबर तक चलेगा सीरो सर्वे। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। महत्वपूर्ण बातें भी आपको इसको लेकर बताएंगे। कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने को यूपी के 11 जिलों में आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का पता इससे आसानी से लग पाएगा। 11 जिलों में सीरो सर्वे आज से शुरू हो गया है। 8 सितंबर तक ये चलेगा। इसके साथ बता दें ये 6 सितंबर तक ही पूरा होना था, लेकिन अब 2 दिन और इसे बढ़ा दिया गया है। तो सीरो सर्वे जिन जिलों में होगा उनमें लखनऊ भी है, कानपुर भी है, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और कौशाम्बी भी शामिल है। प्रत्येक जिले में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के हिसाब से खून के जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे और नमूनों की जांच की जाएगी। अभिषेक, एक बार फिर से तमाम जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए। अभिषेक, सीरो सर्वे की शुरुआत आज से शुरू हो रही है और लखनऊ में बताया जा रहा है कि एक जिला जहां पर सीरो सर्वे होगा। देखिए नलिनी, सीरो सर्वे आज से प्रदेश के 11 जनपदों में शुरुआत होने जा रही है और जो मुख्यमंत्री की चिंताएं थी आखिरकार उसमें एक ये देखा जा रहा है कि जो ये सीरो सर्वे है ये एंटीबॉडी टेस्ट होगा इसमें, और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार अभी जो ये संक्रमण है ये किस स्तर तक पहुंच चुका है और प्रदेश में क्या हालात हैं। तो सीरो सर्वे से ये जाहिर साफ तौर पे पता चल जाएगा कि अभी तक यदि आपने कोरोना की टेस्टिंग कराई है तो ठीक है, नहीं कराई है तो ठीक है, लेकिन इसके नमूनों से, इसकी जांच से ये साफ तस्वीर सामने आ जाएगी कि आपकी बॉडी में अभी तक संक्रमण फैला है कि नहीं फैला। और यही प्रक्रिया देखते हुए आज प्रदेश के 11 जनपदों में शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, बागपत है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है। तो प्रदेश के वो प्रमुख महानगर शहर लिए गए हैं जिनमें की खतरा ज्यादा होता है, और यही सरकार ने इन 11 जनपदों को चयनित किया है कि आखिरकार पहले इन जिलों पे सीरो सर्वे हो और सीरो सर्वे के माध्यम से कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके कि उत्तर प्रदेश में हालात सामुदायिक संक्रमण के तो नहीं है। तो सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने वाला सीरो सर्वे आज से 11 जनपदों में शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, कोविड-19 टेस्ट के साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्टिंग भी होगी सर्वे इस सीरो सर्वे में। बिल्कुल नली, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और वो भी इसके साथ ही टेस्टिंग होगी और जितने भी नमूने लिए जाएंगे वो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में नमूनों की जांच की जाएगी। और एक अहम बात और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय को लेकर और बदलाव किया गया है। अब ये जांच की प्रक्रिया जो 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर बीच में चलेगी, यानी ये प्रदेश में 4 दिन तक लगातार इसकी जांचें की जाएंगी। और प्रदेशवासियों में जो इस प्रकार के जो भ्रम है, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं सामुदायिक संक्रमण को लेके, उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश है और सरकार भी इसमें स्पष्टीकरण चाहती है कि आखिरकार संक्रमण की स्थिति क्या है। नलिनी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में स्वदेशी खिलौने की बढ़ती मांग को देखते हुए योगी सरकार यूपी में खिलौना उत्पादन का हब बनाने की तैयारी कर रही है। खिलौना का उत्पादन बढ़ाकर राज्य सरकार की योजना 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की भी है, और सरकार इसके लिए नई खिलौना नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का लक्ष्य भी रखा गया है। जल्द ही नई नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़े निवेश के कदम पर अंतिम मोहर भी लगाएंगे। इस योजना के तहत निवेश करने वाले देशी और विदेशी निवेशकों को पूंजी, प्याज, जमीन की खरीद और स्टैंप ड्यूटी, पेटेंट, बिजली, परिवहन समेत अन्य सुविधाएं सब्सिडी के साथ दी जाएंगी। अगर निवेशक महिला या फिर अर्धसैनिक बलों से जुड़े हों तो फिर अतिरिक्त रियायतें भी इसके साथ दी जाएंगी।
सरकार की नई नीति और यूपी अब बनेगा स्वदेशी खिलौना उत्पादन का हब, इसको लेकर भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों को इससे सीधा रोजगार भी मिलेगा। यूपी खिलौना हब बनने की तैयारी में आगे बढ़ता हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 2 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो जांच में दोनों उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही मैदान में जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ला बताए जा रहे हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। बीजेपी जफर इस्लाम को यूपी से राज्यसभा भेजना चाहती है। तो एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता रहे हैं, 2 नाम यहां पर तय हुए हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 2 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और उनके नामांकन में भी, वेरिफिकेशन में भी ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है सही पाए गए हैं उम्मीदवारों के। तो मैदान में जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ला बताए जा रहे हैं, इस बार चुनावी मैदान में सामने आए हैं। और आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। बीजेपी जफर इस्लाम को यूपी से राज्यसभा भेजना चाहती है। तो 2 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से सामने आ चुके हैं। विजय मिश्रा तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं। विजय मिश्रा, 2 नाम चुन लिए हैं बीजेपी की तरफ से और साफ तौर पर जांच भी हुई नामांकन की, जिसमें ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सही पाए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों का नामांकन के वापस लेने की तिथि आज आखिरी तारीख है। जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ल ने दोनों ही लोगों का पर्चा जो है वो सही पाया गया है और दोनों में से ही जिनका पर्चा आज अगर वापस लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर आज पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख है और अगर आज वापस नहीं लिया जाता है तो ये चुनाव प्रक्रिया में चला जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जफर इस्लाम ने यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया था पिछले शनिवार को और उसके बाद फिर गोविंद नारायण शुक्ल की तरफ से, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के, उनकी तरफ से पर्चा दाखिल किया गया था। हालांकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महेश शर्मा ने भी पर्चा दाखिल किया था, जिसका पर्चा खारिज जो है वो कर दिया गया क्योंकि उसके पेपर सही नहीं पाए गए थे। और अब यहाँ पर जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ल 2 लोग आमने सामने और दोनों ही भाजपा पार्टी से रिलेटेड हैं, दोनों ही भाजपा की तरफ से इस पर्चे को दाखिल किया गया है। तो जाहिर है कि यहाँ पर इंतजार है कि भाजपा किसकी उम्मीदवारी पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है और उसके बाद फिर जिसके उम्मीदवारी पर अंतिम मोहर लगती है उसके बाद फिर आज यहाँ पर पर्चा वापस हो सकता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है भाजपा के अंदर कि 2 उम्मीदवार के रूप में भाजपा के ही यहाँ पर 2 चेहरों ने यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर तय की है। 2 ही बड़े चेहरों ने यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी दिखाई है और ऐसे में आज पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख है और ऐसे में इस बात को देखना होगा कि कौन सा चेहरा अपना पर्चा वापस लेता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि राज्यसभा का उपचुनाव है, ऐसे में आप सीधे तौर पर ये जो 2 नाम सामने आए हैं, बीजेपी आलाकमान इसे कैसे देखती है? ये इसी बात का इंतजार है लल्ली कि आखिर बीजेपी आला कमान इस पूरे मसले को लेकर के क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जफर इस्लाम के पर्चा जब दाखिल हुआ था उसमें जफर इस्लाम यहाँ पर नहीं थे, उनका स्वास्थ्य खराब था और वो वहीं पर ही थे, उनके नाम पर यहाँ पर पर्चा दाखिल हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पर गोविंद नारायण शुक्ल जो कि प्रदेश महामंत्री के पद पर इस समय भाजपा पर है, उनका पर्चा यहाँ पर दाखिल हुआ था। तो इसी बात का इंतजार है कि आखिर किस नाम पर सरकार की तरफ से मोहर लगाई जाती है, किस नाम को लेकर के सरकार की तरफ से अंतिम सहमति मिलती है, किस नाम को लेकर के यहाँ पर जो बीजेपी आला कमान है जो वो अपनी अंतिम सहमति देते हैं। तो इसी बात को ही लेकर के आज पूरे दिन भर हलचल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी चेहरे को वापस लिया जाता है ये माना जाएगा कि बीजेपी आला कमान की तरफ से उसी नाम पर सहमति बनी है और दूसरे नाम को यहाँ पर अपना नाम वापस लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट जरूर हम तक पहुंचाइएगा। आगे बढ़ेंगे, मेट्रो संचालन को लेकर एनएमआरसी की तैयारी अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और 7 सितंबर से शुरू होगी दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा और सुबह और शाम 2 शिफ्ट में नोएडा मेट्रो चलेगी। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर होंगे सभी नियमों के पालन। इसके साथ फिलहाल सोमवार से शनिवार तक चलेंगी मेट्रो। सुबह 7 से 11 और शाम 5 से 9 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन। पैसेंजर के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टेशन पर एंट्री होगी और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी होना अनिवार्य बताया जा रहा है।
इसके साथ ही अयोध्या में विकास के नाम पर किसानों की भूमि के अधिग्रहण में हो रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस आंदोलन में काफी ज्यादा आंदोलन करने के मूड में नजर आ रही है। अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने बाराबंकी से आगे नहीं बढ़ने दिया और हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नोकझोंक का वीडियो इंडिया न्यूज के कैमरे में भी कैद हो गया। बाराबंकी से होकर गुजरने वाले अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चौपुला चौराहा है, वहां पर आज पुलिस की काफी हलचल भी देखने को मिली थी। इसका कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इधर से गुजरकर अयोध्या जाने वाले थे। जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया ताकि वो आगे ना जा पाए। वे कहा है कि वो कुछ भी कर लें मगर कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज दबने नहीं देगी। इसके लिए चाहे लाठी खानी पड़े या फिर जेल जाना पड़े। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है, वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहाँ जमीन का आज की डेट में बिक्री है। वहीं मोदी लहर के बाद वोटों के साथ ही नई पीढ़ी भी कांग्रेस से दूर जा छिटकी है। बंजर नजर आ रही भविष्य की जमीन को सुधारने के लिए कांग्रेस की नीति निर्धारकों ने अब नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नया तरीका अपना लिया है। कोशिश है कि सामान्य ज्ञान के बहाने स्कूल कॉलेजों के छात्रों को कांग्रेस शासनकाल में हुए काम पढ़ाएं और रटाए जाएं और फिर प्रतियोगिता में यही जवाब देने वाले विजेताओं को पुरस्कार दिया जाए। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस ने पिछले वर्ष भी किया था और इस बार फिर से वही प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर पार्टी खासी गंभीर है क्योंकि उसे लगता है कि इसके माध्यम से वोटर बनने के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ा जा सकता है। काफी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय में जिस तरह से वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित होगी, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता हमेशा अमेठी और रायबरेली में होती रही है और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह से आज हमारे देश में, प्रदेश में इतिहास को मिटाने की बात होती है, हमारे फ्रीडम फाइटर के जो कार्य थे राष्ट्रहित के, उसे गुमराह करने की बात होती है। कांग्रेस पार्टी की यह श्रृंखला आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को यादों के रूप में संजोग रखेगी और ये प्रतियोगिता बड़ी कारगर होगी जिसे कांग्रेस पार्टी अब हर वर्ष आयोजित करती रहेगी। यार को छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर प्रतापगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है और बीजेपी सरकार के प्रदेश में जंगल राज उन्होंने करार किया है। प्रदेश में ट्रिपल मर्डर, रेप के जो केसेस है कम नहीं हो रहे हैं। 2022 चुनाव में बीजेपी सरकार का जाना तय बताया जा रहा है और बीजेपी सरकार से जनता नाराज, प्रमोद तिवारी ने बताया है। ब्राह्मणों पर चल रही राजनीति पर बोले प्रमोद तिवारी, कुछ दिनों में ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या हुई है।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के दौरे का तीसरा और अंतिम दिन बताया जा रहा है, जहां पर धनपतगंज ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद मेनका गांधी ने हाल ही में हुए मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया और इसके बाद वे पूरे भार ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। यहां भी मेनका गांधी ने सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं थानों में बड़े बड़े अपराधियों का नाम न होने के सवाल पर मेनका ने कहा कि लॉकडाउन में सारा कार्य पुलिस को सौंप दिया गया था, अब मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। इससे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अपराधियों का नाम जरूर थाने में लिखा जाएगा। वहीं भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मेनका ने जोर देते हुए कहा है कि इनके भी लिस्ट तैयार होगी। बलिया के रसड़ा कस्बे में युवक की कथित पिटाई की घटना को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान एक अस्थायी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई और करीब आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उधर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया है कि रसड़ा कस्बे में लोगों ने पुलिस पर पन्ना लाल नामक युवक की पिटाई का आरोप लगाते हुए लखनऊ बलिया राजमार्ग पर स्थित कोटवारी मोड़ पर रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही जाम के लिए सड़क पर रखे गए अवरोधकों को हटाना शुरू किया, ग्रामीण उग्र हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए हैं और इस घटना में एसपी समेत कुल 12 लोग जख्मी भी हुए। वहीं पुलिस ने 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर 42 नामजद लोगों समेत सैकड़ों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लाठीचार्ज हुई, पुलिस भी भागती हुई नजर आई है, चक्का जाम भी किया गया लोगों के द्वारा, पथराव और चौकी भी फूकी गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर बाराबंकी से मिल रही है। प्रधान प्रतिनिधि पर बरसे हैं लाठी और डंडे। तमाशबीन बनकर पुलिस देखती रही है और बचाव करने गए पुलिस भी वहां पर दबंगों का शिकार बनती हुई नजर आई है और मारपीट और दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और थाना असरंदा के देवीगंज चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने फर्जी टिकट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 98 टिकट, 18 फर्जी आईडी, लैपटॉप, मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दरअसल इस जनसेवा केंद्र से इस गोरख धंधे में सीनियर सिटीजन के टिकट पर कम उम्र के लोगों को टिकट बनाकर दिया जाता था। छापेमारी में बरामद टिकट की कुल कीमत 1,08,000 आंकी गई है। वहीं पर युवक के लैपटॉप को भी कब्जे में लेकर जांच जारी है। इस सीनियर रेलवे टिकट के गोरख धंधे में और भी कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, आरपीएफ इनकी जांच करने में जुटी हुई है। वहीं पर डीडीओ स्टेशन में आरपीएफ को प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बलिया मंडल स्वच्छ आयुक्त को सूचना मिला था कि कुछ लोग सीनियर सिटीजन के कोटे पे यात्रा करने वाले हैं, लेकिन वो लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं। इस सूचना पर आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच की टीम स्टेशन पर चेकिंग किए तो कुछ लोग जिनकी उम्र 20 से 22 वर्ष थी, वो टिकट चेक किया गया उनका, तो उस पर भी 22 वर्ष से 24 वर्ष लिखा हुआ था, और लेकिन जब चार्ट पे मिलान किया गया तो उसमें उम्र उनकी 60 वर्ष लिखा हुआ था। तो लगातार आपको बता दें, इसको लेकर नाम सामने आ रहे थे और अब पुलिस ने इसका बड़ा खुलासा यहाँ पर कर दिया है। आपको एक बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, जहाँ पर सीधे तौर पर कई और नाम भी इसमें शामिल हुए बताए जा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि कई और ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं जिसका पुलिस लगातार खुलासा करने में जुटी हुई है। यहाँ पर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर भी दे देते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी भी मिल रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से शुरू होगा यूपी में सीरो सर्वे। प्रदेश के 11 जिलों में इसकी शुरुआत होगी
और साथ ही आपको बता दें कि 6 सितंबर तक ये सीरो सर्वे चलने वाला है। इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर जिले में होगी प्रतिदिन 1080 जांच। इसके साथ आपको बता दें कि एंटीबॉडीज का भी पता चल पाएगा और संक्रमण रहा है बॉडी में कि नहीं रहा है, इसके बारे में भी आसानी से जानकारी मिल पाएगी। यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बुलेटिन। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट, वीको वज्रदंती, अब शुगर फ्री भी। वीको वज्रदंती। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज, सीएम त्रिवेंद्र के आइसोलेशन के बाद की पहली मीटिंग। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। जोशीमठ से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था रवाना। 10 बजे हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की सुविधा। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का लिया जाएगा प्लाज्मा। कोरोना मरीजों को दी जाएगी प्लाज्मा थेरेपी। रुड़की में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष जमकर चले। दोनों तरफ से लाठी डंडे, मारपीट में एक पक्ष के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल। रुड़की में बर्थडे पार्टी में उड़ी कोविड-19 के गाइडलाइंस की धज्जियां। गंगा किनारे पार्टी मनाते दिखे रईस जादे। गांव की सड़कों पर जमकर मचाया उत्पात। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है। पिछले हफ्ते बैठक कोरोना की वजह से टाल दी गई थी, स्थगित हो गई थी। सीएम त्रिवेंद्र के आइसोलेशन के बाद की पहली मीटिंग है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे।
बढ़ रहे कोरोना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कुंभ 2021 को लेकर भी चर्चा संभव है। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग और पिछले हफ्ते बैठक को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। कई अहम मुद्दों पर फैसले हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है। कोविड-19 को लेकर तमाम बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि आने वाले कुंभ के लिए 2021 कुंभ को लेकर भी कई चर्चे और फैसले यहां पर संभव हो सकते हैं। आज सीएम त्रिवेंद्र के आइसोलेशन के बाद की पहली कैबिनेट मीटिंग बताई जा रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे, चर्चा होगी कई अहम मुद्दों पर। कुंभ 2021 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आइसोलेशन में थे और अब आइसोलेट के बाद की पहली मीटिंग बताई जा रही है। तो आज कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। पहली मीटिंग आइसोलेशन के बाद की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बताई जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसके साथ कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है पूरे प्रदेश में, उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 2021 कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरह से भव्य रूप इसे दिया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। आइसोलेशन के बाद की पहली मीटिंग बताई जा रही है। लगातार नए केसेस भी सामने आने लगे हैं प्रदेश में और अब उत्तराखंड सरकार के भीतर ही कई लोग कोविड-19 की चपेट में बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब कोरोना को लेकर भी एक बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है। इसके साथ 2021 कुंभ को लेकर भी तमाम चर्चाएं संभव है इस कैबिनेट मीटिंग में। तो पिछले हफ्ते बैठक कोरोना की वजह से स्थगित हो गई थी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आइसोलेशन के बाद पहली बार ये कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होंगे। कई अहम मुद्दे हो सकते हैं इस मीटिंग में। कुंभ 2021 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट मीटिंग को लेकर कौन कौन से फैसले हो सकते हैं, कौन से अहम प्रस्ताव यहां पर रखे जा सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र के आइसोलेशन के बाद की, क्योंकि ये पहली कैबिनेट की बैठक है। कई अहम मुद्दे हो सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग में जो कि आज रखे जाएंगे। कुंभ को लेकर भी, कुंभ 2021 को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके आइसोलेशन से लौटने के बाद ये पहली कैबिनेट की मीटिंग है। आपको बता दें, कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में कोरोना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। इसके साथ कई बड़े फैसले भी कोविड-19 को लेकर लिए जा सकते हैं प्रदेश के लिए। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग होगी। पिछली बार मीटिंग स्थगित हो गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन बताया जा रहा है कि आज कैबिनेट की मीटिंग को रखा गया है। इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी संभव है, कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। सुभाष गौड़ हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, कैबिनेट की मीटिंग आज रखी गई है, पिछली बार मीटिंग को टाल दिया गया था। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर चर्चा संभव है? उत्तराखंड की कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में आयोजित की जाएगी। हालांकि कोविड-19 के चलते सचिवालय को पिछले 4 दिनों से बंद कर दिया गया था और लगातार जो कैबिनेट बैठक थी है 2 बार स्थगित की गई है। यानी कि पिछले महीने 2 बार कैबिनेट की डेट फिक्स कर दी थी, लेकिन कहीं साथियों को कोविड होने के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आइसोलेट हो जाते थे अपने आवास पर, इसके बाद कैबिनेट को स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सचिवालय में आयोजित की गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक भी मानी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 जिस तरीके से लगातार बढ़ा और आने वाले दिनों में प्रदेश में जो कुंभ मेला है उसकी भी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक ये मानी जा सकती है। हालांकि विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसका डेट आने के बाद, यानी कहा जा सकता है कि उसकी तिथि घोषित होने के बाद जो कैबिनेट के फैसले हैं या फिर कैबिनेट क्या क्या चीजें रखी जाएंगी ये साफ सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा और
कैबिनेट की ब्रीफिंग भी यहाँ नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इस दृष्टि से भी लगाई जा सकती है क्योंकि प्रदेश में लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार जो कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर्स भी देखे जा रहे कोविड के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो कुंभ हड़ताल 2021 है उसको लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, चर्चा उसको लेकर भी हो सकती है कुंभ को लेकर। जी बिल्कुल, कुंभ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लेकर तैयारियों को लेकर आज कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि कोविड से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, चाहे जिस तरीके से लगातार कोविड के समय में डॉक्टर हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं और लगातार तो काली पट्टी पहनकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारी भी हड़ताल पे जाने की मांग कर रहे हैं। तो माना जा सकता है कि इन सब बड़े मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है और इनको किस तरीके से ठीक किया जाए, इनकी मांगों को किस तरीके से माना जाए और क्या कुछ रास्ता निकाला जाए, इसको लेकर भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी, काफी आपदाएं भी देखने को मिल रही है, ऐसे में भूस्खलन की स्थितियां भी कई जगह देखने को मिल रही है और जो राहत बचाव कार्य है उसमें भी काफी तकलीफें लोगों को झेलने को मिल रही है। इसको लेकर भी कुछ यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और कहा जा सकता है कि पहाड़ी राज्यों में बरसात के समय में इस तरीके की घटनाएं हर साल देखी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आपदा विभाग और एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए सरकार ने कहा है और खास तौर से जिला प्रशासन को भी ये कहा गया है कि इस तरीके की कोई भी घटना होती तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यानी कि उस स्थान पर जाकर तुरंत रेस्क्यू किए जाए ताकि लोगों को किसी तरीके का खतरा ना हो। हालांकि देखा जाता है कि लगातार सरकार हर कैबिनेट बैठक में इस तरीके के फैसले लेती है कि आपदा से निपटने के लिए किस तरीके के निर्णय बनाए जाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आउट और सत्र में क्या क्या रखा जाए सदन के आगे, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि प्रदेश से जुड़ा हुआ होता है सभी चीजें और कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई चीजें इस बार जरूर कैबिनेट बैठक में रखी जाएंगी क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है वो आउट कर दिया गया और सत्र में क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको लेकर भी कैबिनेट में मोहर लगाई जाती है। तो माना जा सकता है कि सरकार की जो बड़ी नीतियां हैं उन पर वो आज मोहर लगा सकती है, जिसके बाद वो विधानसभा सत्र में सदन के सामने उनको रख सकती है। जी बिल्कुल, कैबिनेट मीटिंग को लेकर अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जहां पर श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से इस वर्ष की पहली यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है और आपको बता दें कि गोविंद घाट से हुक्मनामा से लेकर पंच प्यारों की अगुवाई में इस पर्व का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए होगा रवाना। पहले जत्थे में सीमित संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ ही आपको बता दें इसके बाद सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो कल गोविंद घाट गुरुद्वारे में सुबह से ही शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ और अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में इस वर्ष के पहले जत्थे को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। कोविड-19 के चलते इस बार हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर की यात्रा 3 माह देरी से शुरू हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था बताया जा रहा है कि रवाना 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलेंगे। इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विधि विधान के साथ आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। इसको लेकर काफी लंबे वक्त से इंतजार भी चल रहा था। 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे पूरे विधि विधान के साथ। पहला जो जत्था है हेमकुंड साहिब का वो बताया जा रहा है कि रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए इस कपाट को खोला जाएगा क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद आज कपाट खोल रहे हैं। विधिवत तरीके से आज कपाट खोले जाएंगे। इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं क्योंकि कोविड-19 संक्रमण का दौर भी चल रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके और तमाम तरीके की और भी व्यवस्थाएं हो सके श्रद्धालुओं के आने को लेकर, उस पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी आज ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ विधिवत तरीके से आज कपाट भी खोले जाएंगे और दर्शन पूजन अर्चन भी किया जाएगा। तो आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और वक्त बताया जा रहा है 10 बजे का, जब ये कपाट खोल दिए जाएंगे और पहला जत्था जो है हेमकुंड साहिब यात्रा का वो बताया जा रहा है कि रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए भी ये कपाट खोल दिए जाएंगे जिसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा सोशल डिस्टेंस का,
क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में मास्क सभी ने लगाया हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज 10 बजे बताया जा रहा है कि हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रद्धालुओं के लिहाज से। हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुलने वाले हैं विधिवत तरीके से। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कपाट खुलेंगे। श्रद्धालु भी आकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके आगमन को लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है और 4 कपाट आज खुलेंगे। श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से इस वर्ष की पहली यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर के करीब 209 मकान जर्जर की हालत में पहुंच चुके हैं। वहीं पर हालांकि लंबे समय से उन मकान में रह रहे सरकारी कर्मचारी इन मकानों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। उसे देखते हुए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज खुद आवासीय परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मकानों की जर्जर हालत को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही जल्द इन मकानों का मरम्मत कराया जाए। और यही नहीं, निरीक्षण करने पहुंचे सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में रह रहे लोगों से बातचीत भी की थी। यहाँ लोगों ने घर के जर्जर हालत के साथ ही ट्यूबवेल और सीवरेज की भी समस्याएं बताई थी, जिसके चलते सतपाल महाराज ने बाहर रह रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन घरों के मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर अपनी सतर्कता दिखाई है और निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। परिसर में आए हुए हैं देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। यहाँ जो मकान पुराने हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है और इसमें जो निष्प्रोज्य आवास हैं वो डी टाइप 48 है और 209 की मरम्मत होनी जरूरी है। जो आप देख रहे हैं ये सब मरम्मत होनी जरूरी है, बड़ी खस्ता हालत है और इसके अंदर एक्सपोज हो चुका है जो आयरन है, जो जाल है। तो मैं समझता हूँ कि रहने लायक नहीं है और इनको हम बनवाएंगे। इसमें 6 करोड़ लगेंगे और ये इसमें नए ट्यूबवेल का भी होना ज़रूरी है और सीवेज की भी दशा बहुत यहाँ पर कष्टकारी है। देखने को पता चला कि यहाँ नाली एक्सपोज्ड है, बदबू आ रही है, तो ऐसे हाइजीनिक नहीं है, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का निरीक्षण और भंडार गृह का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए हैं मंत्री और भंडारण गृह के संचालन के लिए अब नियुक्तियां निकाली जाएंगी। तो इसका औचक निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का ये औचक निरीक्षण था और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उससे वो काफी संतुष्ट नजर आए हैं। भंडारण गृह का उन्होंने किया था औचक निरीक्षण। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली के चमोली सैंड में दिग्मोहन नेकी होंगे आम आदमी पार्टी में शामिल। समाज सेवी और हंस फाउंडेशन के बेहद करीबी माने जाने वाले दिग्मोहन नेकी आगामी 4 सितंबर को विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही चौबटखाल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार भी होंगे और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता भी उनके संपर्क में हैं। उनके इस फैसले से क्षेत्रीय लोग काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताकर सतपाल महाराज को अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन महाराज जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और तो और उन्होंने इन 5 सालों में जनता से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा और इसको लेकर जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है। वह स्थानीय निवासी भास्कर त्रिवेदी का कहना है कि ये दोनों राजनीतिक दल ने अपने जेब भरी और जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन हरिद्वार पहुंचे थे और रविनाथ का दौरा कमिश्नर गढ़वाल ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि बैरागी कैंप और अस्पताल के क्षेत्र में चल रही मेला कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। अपने स्थलीय निरीक्षण में कमिश्नर ने अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता के 3rd पार्टी जांच समय से कराने के आदेश दिए और कमिश्नर गढ़वाल ने कहा है कि कोरोना के चलते सभी
कुंभ कार्य भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन जिस तरह कुंभ कार्यों की गति पकड़ी है, दिसंबर तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हड़ताल जो कर्मचारी हैं उनका आरोप है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग उनके साथ धोखा कर रहा है। उनकी नियुक्ति की तमाम बातें कही जा रही हैं। उन्होंने जो वेतन दर्शाया गया था उनका 27% काटकर उन्हें दिया जा रहा है। उनके वेतन में बेवजह सिक्योरिटी मनी और TDS काटा जा रहा है। ऐसे में इतनी कम सैलरी में उनका गुजारा कैसे होगा, जबकि विज्ञप्ति में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेड सुरक्षा कंपनी के माध्यम से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल स्टाफ के कुल 65 पदों पर भर्ती निकाली गई, जो कि कोरोना काल में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। लेकिन अब इन लोगों के हड़ताल पर जाने से स्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय किए हैं, जिसमें 8,000 से लेकर अधिकतम 18,000 रुपए प्रतिदिन का तय किया गया है, जिसका कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पूरी तरह से विफल साबित हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की सरकार ने जो दरें तय की हैं उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी इस खर्चे को वहन करने में सक्षम नहीं होगा। काशीपुर नगर निगम परिसर में बीते 3 दिनों से जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के चल रहे प्रदर्शन को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेसियों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। बता दें कि अपने वेतन की मांगों को लेकर जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों की सुध लेते हुए जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को समर्थन दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि वन अधिकारों को लेकर 8 सितंबर से हरिद्वार से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल सके और नौजवानों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिल सके। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा प्रदेश के वनों और तमाम जगहों पर कब्जा कर वन संपदा का प्रयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली पानी के बिल नहीं लिया जाना चाहिए। इसको लेकर बिजली और पानी के बिलों को 8 सितंबर को चलाने का काम कर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कोरोना महामारी तेजी से प्रदेश में बढ़ रहा है, बेरोजगारी से प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश और केंद्र सरकार कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हरीश रावत का कहना है लोकतंत्र और संविधान के साथ महापाप कर रही है सरकार। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। स्थिरता अस्थिरता पक्षधर नहीं है और ये खेल भाजपा का ही है और देश के कई राज्यों में वो खेल खेल रहे हैं। लोकतंत्र के साथ संविधान के साथ महापाप कर रहे हैं और उत्तराखंड में 2016 में ये महापाप उन्होंने किया था और इसलिए जो है इनके हाथों आज राज्य की भी स्थिति सुधरने के बजाय राज्य की स्थिति, मैं रसातल शब्द का उपयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। राज्य जिस समय कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, जिस समय राज्य की अर्थव्यवस्था रसातल को जा रही है, बेरोजगारी निरंतर स्काई रॉकेट की तरीके से आसमान को छू रही है, तो ऐसे समय के अंदर राज्य के अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां
जब पैसा माकूल हो और पीछे राजनीतिक सपोर्ट, तो ऐसे में क्या कायदे और क्या कानून, सब ठेंगे पर रख दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला रुड़की में एक रईस जादा की बर्थडे पार्टी में देखने को मिला, जहां रईस जादे के द्वारा पहले तो गंगा किनारे खुलेआम बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा युवाओं को शामिल किया गया और उसके बाद गांव की सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए रईस जादे सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए नजर आए हैं। वहीं इन युवाओं को न सिर्फ कोरोना काल की चिंता थी और न ही पुलिस की चिंता इनमें नजर आ रही थी। अगर किसी बात की चिंता थी तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती की। आप ये देखिए तस्वीरें, जरा सा भी कानून का खौफ इनमें नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोरोना काल का डर नजर आ रहा है। किस तरह की कानून व्यवस्था है जिसके चलते खौफ गायब हो चुका है इनके जहन से, आप ये समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अब प्लाज्मा बैंक स्थापित होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज सुशीला तिवारी कोविड हॉस्पिटल में हो रहा है, उनके ठीक होने के बाद ऐसे मरीजों का GIS डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और ये डेटा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल तथा सुशीला तिवारी चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा आपस में शेयर किया जाएगा और प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ होने के बाद रिलीफ होने वाले लोगों का डेटा प्रतिदिन अपडेट भी किया जाएगा। डिस्चार्ज होने के दिन साथ ही STH प्रबंधन द्वारा रिलीव होने वाले व्यक्ति से प्लाज्मा डोनेशन का घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा, जिसमें स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेशन की बात लिखी जाएगी। कोरोना से रिकवर हुए मरीजों का ये प्लाज्मा लिया जाएगा, जिसमें उनको एक डॉक्यूमेंट्स भी फिल करना होगा, उनकी सहमति से वो डोनेशन करेंगे। जो हमारे सुशीला तिवारी से सिम्टोमेटिक पेशेंट्स रिलीव हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं आफ्टर 10 डेज और 13 डेज, जब तक उनके लक्षण समाप्त नहीं हो जा रहे हैं और फर्दर फिर वो होम आइसोलेशन के लिए उनको एडवाइस किया जा रहा है। जब एक्सपेरिमेंट बेसिस पे प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पे की गई तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में देखने को मिले हैं और पेशेंट्स शॉक से रिकवर भी हुए हैं। अभी तक एक प्रॉपर डेटाबेस जब तक नहीं था, वो आज से बनना शुरू हो गया है GIS डेटाबेस पे, जिसमें हमारे जो पेशेंट्स रिलीव हो रहे हैं उनके ब्लड ग्रुप्स, उनकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनकी सहमति, वो एक डेटाबेस में मेंटेन की जा रही है जो रियल टाइम एंट्री होगी, जिसको डेली ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा CMO कंट्रोल रूम से, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से और सुशीला। आगे बढ़ते खबर, रुड़की से दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं और मारपीट में एक पक्ष के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आबकारी विभाग की टीम ने रुड़की के लक्सर रोड पर टेंट की दुकान में छापा मारा है, जहां से टीम ने 100 लीटर मिलावटी शराब बरामद की। एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा है, जबकि 2 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पवार को मुखबिर से सूचना मिली कि लक्सर रोड पर टेंट की दुकान पर मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर उन्होंने अपने खास व्यक्ति को दुकान पर शराब लेने के लिए भेजा। जैसे ही दुकानदार ने शराब दी, टीम ने टेंट की दुकान को घेर लिया। दुकान से करीब 100 लीटर मिलावटी शराब बरामद हुई है। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर एक हाथियों का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो खेतों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1 दर्जन के करीब हाथी खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्रामीणों ने वहां से हाथियों को भगाने का प्रयास भी किया है। पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं काफी दहशत में नजर आ रहे हैं।
इसको लेकर मांग भी की जा रही है वन विभाग से कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का निदान किया जाए। तो आपको बता दें कि क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर खेतों को नुकसान पहुंचाते हुए हाथी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।